ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा के नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और अवैध शराब के 2 गिरफ्तार कारोबारी को संवाददाताओं के समक्ष पेश किया। बता दें कि बहादुरपुर थाना की पुलिस ने बाजितपुर चिपलिया से जितेंद्र महतो को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर अवैध शराब के अलावा एक देशी कट्टा, 4 कारतूस तथा एक मोबाइल बरामद किया। वहीं दूसरी ओर ख्वाजा सराय निवासी मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार किया। हाउसिंग कॉलोनी से 110 कार्टून अवैध शराब बरामद किया। दोनों जगह हुई छापेमारी का नेतृत्व बहादुरपुर थाना के प्रभारी अध्यक्ष एजाज आली ने किया। गोपनीय सूचना के आधार पर हाउसिंग कॉलोनी के पुराने जर्जर मकान में छापामारी की थी, जहां पर सूचना थी कि कुछ शराब को छिपाकर रखा गया है और कुछ शराब ट्रक से उतारा जा रहा है। तो छापामारी के क्रम में एक ट्रक बरामद हुआ है, जिसमें से भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई है। इसके अलावा वहाँ मकान से भी कुछ शराब बरामद हुई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों फिरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुन्नी देवी नाम की ये महिला पहले भी शराब तस्करी में कई बार जेल जा चुकी है और अभी ये फिरार हैं, लेकिन इस बार इनकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई और इनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी हम लोग इसमें करवाएंगे। इसके अलावा बहादुरपुर थाना ने ही एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे 1 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और शराब की 2 बोतल बरामद हुई है। इसमें क्या लगता है पुराने लोग हैं ये लोग कारोबारी? जो भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, ये तो लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क है। इनकी पहले से शराब तस्करी की आपराधिक इतिहास इन लोगों का है और ये ट्रक और जो शराब की बरामदगी हुई है, उस पर जो बैच नंबर वगैरह जो डिटेल पाई गई है, उससे देखने से स्पष्ट है कि ये शराब जो है हरियाणा से लाई गई थी। यहाँ पर शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें पेंशन संबंधी समस्याओं का निदान किया गया। देखिए रिपोर्ट में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय सभागार में कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के अध्यक्षता में शनिवार को करीब 11 बजे पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनधारी एवं सेवानिवृत्त कर्मी की समस्या का निराकरण किया गया। विदित हो कि विश्वविद्यालय लगातार पेंशन अदालत का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई मामलों का निष्पादन भी किया जाता रहा है। शनिवार के पेंशन अदालत के लिए कुलपति ने पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर एस.एम. जफर को
पेंशन से संबंधित मामलों के लिए त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अदालत में कुल सचिव कर्नल निश्चय कुमार राय, प्रतिकुलपति जय गोपाल, वित्त परामर्शी एवं एमानुकूल हक वित्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार सहित पेंशन विभाग के संबंधित लोग उपस्थित थे। बीच में काम नहीं हो पाया, लेकिन अब जनवरी के 15 तक उम्मीद है सभी लोग मुकाबले कर रहे हैं। तो मैं क्रम अनुसार नाम बुला रहा हूँ, लोग आएंगे और चिट्ठी प्राप्त करेंगे। पहले मैं श्री विश्वेश्वर नारायण झा, MLSM कॉलेज दरभंगा, इनका पेंशन लेकर है सरकार। ये जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है महीने की हर 5 तारीख को हम पेंशन अदालत लगा करके पेंशन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं हमारे कर्मचारियों की उसको हम हल करेंगे। आज की पेंशन अदालत में 20 ऐसे लोग जो कि 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हुए हैं, उनके हम लोगों ने रिटायर से संबंधित जो है पेपर उनको दे दिया कि कितना उनका मतलब पेंशन कितने पे फिक्स हुआ। 6 केसेस ऐसे थे जो कि अर्न लीव से संबंधित थे, उन केसेस को भी हम लोगों ने उसको क्लियर कर दिया। नवंबर मास से हम लोग कोशिश किया जा रहा है, पिछले 2 महीनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस महीने में रिटायर होने के अगले महीने में उनको पेंशन से संबंधित सारे कागज मिल जाए। समाजवादी नेता शरद यादव द्वारा नवगठित राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन शनिवार को ख्वाजासराय में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि इस सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष रमई राम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, संतोष कुशवाहा समेत कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका काम है कि जो लोकसभा से, संसद से जो बजट पास करते हैं हम लोग, उस बजट को के खर्चे को, उसके उपयोग को, दोनों का जांच करने का काम है उसका। और वो संस्था सरकार से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा जब वो बन जाएगी तो। और कैग रिपोर्ट में का काम है कि वो सीधे अपना रिपोर्ट जांच का आय व्यय का खाता लेखा जोखा वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष को और विधानसभा के अध्यक्ष को। मैं खुद ही प्राप्त किया हूं बिहार के ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट, 10 साल मैंने पाया है। और विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष इसको भेज देता है हाउस में ले करने के लिए। हाउस में जैसे ही ले हो जाता है, ले मैंने उपस्थापित कर दिया जाता है कि ये रिपोर्ट प्राप्त हुआ, वहीं से उसको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, जो जिसकी वो जांच करता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अब तक के सत्ता पक्ष का नहीं, विरोध का होता है। तो कैग के रिपोर्ट को भी सरकार ने झूठ बना दिया। इसने लिख करके दे दिया सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल से इसके बारे में अनुमति प्राप्त, सहमति प्राप्त कर ली गई राफेल के बारे में। जब मोदी जी गए फ्रांस तो अपने दोस्त अंबानी जी को लाभ फायदा कराने के लिए 540 करोड़ के राफेल जहाज को 1660 करोड़ में कर दिया। दलित थे और दलितें जो है बीजेपी को 2014 में जो है सो बनाया, दलित बीजेपी को लाया जो है सरकार ने, और आज फिर दलितें जो है सो इसको उखाड़ करके फेंकने का काम करेगा। यहाँ जो है सारे एकजुट हो गया है, सारे यहाँ जो है सो माने दलित, अल्पसंख्यक,
ओबीसी सब एकजुट होकर के जो है सो माने इसको उखाड़ने का काम करें। आज के सम्मेलन में क्या संकल्प ले रहे हैं आप लोग? है कि हम विक्रेताओं का जो बात सुनेगा उनके साथ 55,765 विक्रेता रहेगा जो इसको मान दे देगा, समझे। और यह ठेकेदारी प्रथा जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो माने लाखों करोड़ों रुपया कमाया जाता है और बेरोजगार मजदूर को कुछ नहीं जो है सो मिलता है, उस ठेकेदारी को बंद किया जाए। दरभंगा सदर प्रखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम एवं वीवीपैट के उपयोग संबंधी जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड एवं अंचल कर्मी उपस्थित थे। शिविर का मुआयना करने विधायक ललित यादव भी आए थे। अभी प्रयोग के लिए इन्होंने कहा कि जो नया ईवीएम मशीन आया है इसी तरह से वोटिंग होगा। प्रक्रिया इन्होंने बतलाया और प्रक्रिया में हमने देखा कि जिस चिन्ह पर हम लोग जिस चिन्ह पर हम लोग ने दबाया है वो सही में आया है, पर्ची निकला है तो ये प्रमाणित किया है कि इसमें आया है। क्या लगता है इसके विषय में कैसा महसूस किया जाएगा इलेक्शन के टाइम में? नहीं, इसका जो अभी जो ये नमूना के तौर पर है, इसमें तो जो है एकदम जिस चीज़ पर दबाया हम लोग सामने में पर्ची पर आया है वो सही है। इस तरह का यदि हो, गड़बड़ी नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। ये ईवीएम मशीन सही है। ये सुविधा होती है कि जिस कैंडिडेट को हम वोट गिराते हैं उसका पर्ची जो है सामने जो है इस पर वीवीपैट पर दिखाई देता है कि मैंने उसी कैंडिडेट को गिराया है। इसका ये प्रूफ भी है, वीवीपैट करता है। कितना कारगर रहेगा ये 100% कारगर है। ये किसी लिंक से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी वाईफाई से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये जो है स्वतः ये मशीन जो है बस उतना ही से काम करता है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट से। क्या नाम है आपका? दुर्गानंद राम। कहाँ से हैं? हम ये हिदायत कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें नगर विधायक संजय शरावगी, विधायक ललित कुमार यादव, विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह समेत प्रखंड एवं अंचल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सांसद कीर्ति आजाद एवं नगर आयुक्त को भी शामिल होना था, लेकिन नगर आयुक्त के अवकाश ग्रहण करने के कारण वे बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि सांसद का शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए आजाद इन दिनों दिल्ली में है। बता दें कि इस बैठक में प्रखंड स्तर के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सदर प्रखंड के पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदर प्रखंड के माननीय प्रमुख उपेंद्र साहू जी, उपस्थित माननीय विधायक ललित यादव जी, प्रमुख पुनीता देवी जी, उपस्थित माननीय मुखिया जी, माननीय पंचायत समिति जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रों, ये वजह कहीं और कार्यक्रम और ये सबसे महत्वपूर्ण योजना। वैसे तो योजना सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 7 निश्चय अति महत्वपूर्ण है। जैसे मुझे लगा कि इस पर मुझे भी कुछ बोलना है।
आप सभी लोगों को मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूं और आप सब लोगों ने हम लोग का अभिनंदन किया, इसके लिए भी आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। यह जो 7 निश्चय पहला एजेंडा और यह सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्योंकि पूरे ज़िले में हम लोग देखते हैं रोज़ अखबारों की सुर्खियाँ बनती है पेयजल का अभाव और पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिसके कारण पानी की विकराल समस्या जो है सदर प्रखंड के साथ साथ पूरे ज़िले में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि हर घर में नल का जल, शुद्ध नल का जल हम पहुँचाएँ, क्योंकि धीरे धीरे पानी की समस्या और बढ़ने वाली है। और इतनी बड़ी धनराशि मुझे लगता है केवल एक सदर प्रखंड में अभी तक 55 करोड़ रुपया से ऊपर की राशि केवल ये 7 निश्चय में जो 2 निश्चय है, हर घर जल का नल और हर घर नली गली, इस 2 निश्चय में 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि मुझे लगता है केवल सदर प्रखंड में आई। और ये पैसा सरकार का पैसा नहीं है, यह पैसा आम जनता का पैसा है, हमारा आपका पैसा है जो इतनी बड़ी योजना में लगी। और जो आप लोगों ने भी कहा, सभी लोगों ने, मुझे लगता है अधिकांश यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि और उसके बाद वार्ड के जनप्रतिनिधि। यही सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं लोग को झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग तो भाई हम लोग का बड़ा क्षेत्र है, तो सबसे पहले जनता आप ही लोग के पास जाती है कि ये समस्या है, या आपके जो और नीचे के जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर वहाँ जाती है। तो हर घर नल का जल के विषय में सभी लोगों ने चिंता प्रकट की और आप लोग के चिंता से हम लोग भी मतलब चिंतित है। और चिंतित ही नहीं है, यह योजना कैसे धरातल पर उतरे, इतनी बड़ी धनराशि लगी हुई है। तो हम लोग भी जहाँ जाते हैं तो आप लोग जो बात रखी है, हम लोग भी उस बात से 100% मुझे लगता है कि हम लोग भी इसमें जो सहमत हैं। और इसको धरातल पर, यह ताली बजाने का विषय नहीं है, धरातल की जो स्थिति है सो मैं बोल रहा हूँ। और इसमें जो वार्ड क्रियान्वयन समिति उसको कर दी, जो पदाधिकारी इधर बैठे हैं, जो पंचायत के प्रभारी है या तकनीकी अभियंता है, उनको करना है। और मॉनिटरिंग जो है पंचायत को प्रशासनिक स्वीकृति देकर मॉनिटरिंग पंचायत को करना है और सभी पदाधिकारियों को भी इसमें देखना है। और वीडियो साहब ने एक बात कही है, 35 वार्ड हम ऑफिशियली रिपोर्ट कर चुके हैं, कंप्लीट है, और अनऑफिशियली 40 वार्ड जो है कंप्लीट है। मेरा एक आग्रह होगा, यहाँ सभी जनप्रतिनिधि बैठे और हर घर नल का जल पहुंचे, ये कौन नहीं चाहेगा। आप लोग भी चाहते होंगे और हम लोग भी चाहते हैं और आम जनता भी चाहती है। और इसमें मॉनिटरिंग केवल पंचायत को वार्ड को नहीं करना है, इसमें सोशल मॉनिटरिंग की व्यवस्था सरकार ने, आम जनता जो है इसको मॉनिटरिंग करेगी और काम सही से हो इसकी। ये हम पूरे बिहार में जिस कमेटी के चेयरमैन लेके गए थे पूरे बिहार में करेंगे। और वस्तु स्थिति जो है वो आपके यहाँ जो वस्तु स्थिति है, मुझे लगता है कमोवेश सभी जगह यही स्थिति है। तो 40 वार्ड जो है माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि हमारा कंप्लीट। एक बात जरूर मैं आग्रह करूंगा कि अगले बैठक के पहले जो हम लोग को प्रोसीडिंग जाए, उसमें इन 40 वार्ड में आज की क्या वस्तु स्थिति है वो आप अपने इंजीनियर और पदाधिकारी से लिखित में रिपोर्ट करके, ठीक है बेचारे जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन काम कौन करता है हम लोग को पता है, वो पदाधिकारी करते हैं। तो इन 40 वार्ड में अगले बैठक में जो प्रोसीडिंग, जो निर्णय आप लोगों ने किया कि तुरंत चल जाए, तुरंत नहीं तो अगले बैठक के सूचना के साथ प्रोसीडिंग जाए, इसमें इन 40 वार्ड की क्या स्थिति है वो आप अपने अधिकारी से लिखित में रिपोर्ट लेकर सभी माननीय सदस्य को, साथ में हम लोग के पास भी प्रोसीडिंग जाता है, उसकी जो है स्थिति, वस्तु स्थिति आप, क्योंकि आपने कहा कि 40 वार्ड कंप्लीट है, तो उसी 40 वार्ड की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इन 40 वार्ड में आपके पंचायत सेवक हैं, आपके सभी जगह कनीय अभियंता हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं, देखरेख विशेषकर, क्योंकि इंजीनियर का ही देखरेख करना है, और प्रशासनिक पदाधिकारी आपके पंचायत सेवक है पंचायत उसमें, और वीडियो साहब का भी साथ में दस्तखत हो। और अगले जो है कि पहले इन 40 वार्ड में पानी की क्या स्थिति है,
और जो आप बोल रहे हैं 40 वार्ड कंप्लीट है, इन 40 वार्ड की क्या स्थिति है, जो लिखित में सबसे रिपोर्ट लेकर सभी माननीय सदस्य के साथ हम लोग को भी यह रिपोर्ट भेजिए। उसके बाद जो 16-17 में जो वार्डों का चयन, ठीक है, उसके एक साल हम भी इस बात के मतलब सहमत हैं कि कुछ कोर्ट में मामला गया था, बाकी मामला गया था, जिसके कारण ये योजना विलम्ब। 16-17 में जिन वार्डों का चयन हो गया था और सरकार का यह निर्णय कि 6 महीना में यह योजना को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए 16-17 में 17-18 तक हम मान लें कि भाई 16-17 पूरा मान लें, या जो भी मान लें कि वो कहीं ना कहीं मामला उलझा हुआ था, उसका 17-18 आ गया और 18-19 भी आज जो है हमको लगता है 1-2 महीना 31 मार्च को यह कंप्लीट हो जाएगा 18-19 में। तो 16-17 और 17-18 का वार्ड वाइज जिन पंचायत समिति का जो क्षेत्र है उनको चला जाए, जो माननीय मुखिया जी का क्षेत्र है उनको चला जाए, और हम लोग को कि भाई आज के दिन जो 16-17 और 17-18 में चयन हो गया, 18-19 छोड़ दीजिए, 18-19 को तो अभी चालू हुए 7-8 महीना ही हुआ, उनमें वार्ड वाइज क्या स्थिति है। क्योंकि अगर हम लोग आगे पंचायत समिति की फिर बैठक करेंगे तो इसमें जरूर सभी माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है, तभी हम लोग बात करेंगे, तभी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो 16-17 और 17-18 का वार्ड वाइज वस्तु स्थिति क्या है। वार्ड वाइज वस्तु स्थिति मतलब सभी माननीय मुखिया जी कह रहे हैं कि हमने तो पैसा भेज दिया, या कहीं नहीं गया होगा, कोई तकनीकी विषय होगा या नहीं होगा तो भेज भी देंगे। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज पास हो गया था 2.5-3 साल पहले, तो वो आज तक क्यों नहीं धरातल पे उतर रहा है, वो क्यों नहीं बन रहा है, और हम भालपट्टी का मुद्दा लेके खड़े हैं। अच्छा हाँ, और दूसरा सवाल कि जो वहाँ हाई स्कूल भी है तो वहाँ हाई स्कूल का हेड मास्टर नहीं है। मैंने ये सवाल उठाया था BO साहब से अगली बैठक में, उसकी अगली बैठक में, उसकी अगली बैठक में। इन्होंने जाके पंचायत में झगड़ा लगाने का काम किया। जो पंचायत वाला शिक्षक है प्रभार में, उनको जाके बोला कि मैडम आपके ट्रांसफ़र के बारे में बोल रही थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चों की सही ढंग से नहीं उनको मध्याह्न भोजन से कमीशन लेना है, तो वो स्पष्ट बोलते हैं, नहीं बोले वो स्पष्ट, मेरे नाम को बदनाम किए। जाके उनसे पूछा जाए, वो जवाब दें। पंचायत समिति की बैठक है जो 3 महीना में एक बार होना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार को योजना का क्रियान्वयन सही गुणवत्ता के आधार पर कराना। क्या निर्णय लिया गया इसमें? पदाधिकारी जो नहीं है उनको सबको पूछा जाएगा। हर जल नल का बात की गई है 7 निश्चय योजना के तौर क्या कहेंगे इसके बारे? 7 निश्चय योजना पर जो बात हुई है, 7 निश्चय योजना पर जो बात हुआ है, जो बैठक में प्रोसीडिंग में लिखा जाए और उनको 1 महीना के अगले बैठक में उसको अवगत कराया जाए। पूरे सूचना भूपेंद्र साहू, सदर प्रखंड प्रमुख। छात्रों के कतिपय समस्याओं का निदान नहीं किए जाने से आक्रोशित AISA तथा NSUI के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में तालाबंदी की और जमकर नारे लगाए। विश्वविद्यालय को बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि
बीएड के छात्र को, पीजी के छात्र को, ग्रेजुएशन के छात्रों को, एमके कॉलेज के अध्यक्ष पद के मामला को लेकर के इस सहित 11 मांगों को लेकर के दरभंगा एनएसयूआई पूरे यूनिवर्सिटी को बंद करेगा, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा छात्र के हक के से हट करके छात्र को परेशान और समस्या खड़ा करने का काम किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बगल में 2-2 हॉस्टल है, उसमें नए सत्र के जितने भी छात्र हैं सबको मिलना चाहिए, लेकिन उस पर जो है असामाजिक तत्व के छात्र कब्जा जमाए हुए हैं, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह के विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग जो है पूर्ण रूप से आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दरभंगा। आज हम लोग का प्रोग्राम है 5 तारीख को हमने पहले कॉल दे दिया था विश्वविद्यालय बंद का। ये मांग हम लोग का प्रमुख मांग है। सेकेंड सेमेस्टर में जो भारी तौर पे रिजल्ट गड़बड़ी हुई है, और इस रिजल्ट गड़बड़ी इधर ऐसे वैसे नहीं हुआ है। जिस लड़के को अपने डिपार्टमेंट का स्पेलिंग नहीं आता है, उसको एक एप्लीकेशन लिखने को बोल दिया, उसको एप्लीकेशन नहीं आता है, वो छात्र डिपार्टमेंट का टॉपर बन जाता है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं इस कॉपी का पुनः जांच करे, और इस कॉपी के जांच का रिजल्ट जब तक प्रकाशित ना हो तब तक एग्जाम का डेट प्रकाशित नहीं हो। और दूसरी मांग ये है, जो हॉस्टल जिस छात्रों ने अप्लाई किया था उस छात्रों को हॉस्टल आवंटन हो गया है, हॉस्टल में प्रवेश क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब हॉस्टल में छात्र जाते हैं तो वहाँ से बरगला करके वहाँ के जो पुराने छात्र हैं, जो कई सदियों से अपने घर बना के रह रहे हैं, वो छात्र उनको वहाँ से बरगला करके भगा देते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को आज सचेत करने आए हैं, तुम यदि संज्ञान नहीं लोगे, तुम्हारा एक नया हॉस्टल बना हुआ है, उसका ताला तोड़ेंगे और तमाम छात्रों को उस हॉस्टल में हम घुसाएंगे। और जो एग्जाम का डेट आनन फानन में इन्होंने घोषणा किया है, किसी डिपार्टमेंट में सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में इंटरनल नहीं हुआ है, लेकिन आनन फानन में सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के तुरंत बाद फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट एग्जाम का डेट घोषणा कर दिया गया है। इस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन जो अपने ऊपर उसके लांछन लगा हुआ है, वो अपना ये पल्ला झाड़ते हुए विश्वविद्यालय छात्रों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। ये हम नहीं चलने देंगे। मैं प्रथम सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरा रोल नंबर 1 है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का एग्जाम जो है समय से पहले लिया जा रहा है। किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को, विद्यार्थी को वो तैयारी नहीं है, हम लोग को इतना जल्दी एग्जाम नहीं है, तो ये ठीक बात नहीं है। क्या मांग आप लोग का? हम लोग का मांग है कि ये परीक्षा का डेट बढ़ाया जाए और हॉस्टल हम लोग को अप्लाई किया जाए, और सेंट्रल लाइब्रेरी में हम लोग को किताब मुहैया किया जाए। हम लोग जो है कि अपने से पढ़ रहे हैं, इधर उधर से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। इस मांग को हम लोग को पूरा किया जाए, और फीस वृद्धि जो हुआ है उसको लेकर के थोड़ा सा कमी किया जाए। छात्राओं को भी माफ़ी का ये होना चाहिए, और पानी की सुविधा के लिए जो है उसका भी थोड़ा सा मुहैया करा जाए, हम लोग को मैंने आग्रह है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनकर कुमार है। अपना भारतीय, और मैं हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। और पिछले साल जैसा हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों का फीस नहीं लग रहा था पीजी में, और इस साल से हम लोग की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, करीब 2500 फीस दे दिया गया है। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और फॉर्म में भी काफ़ी फ़ीस लग रहा है। तो लड़कियों के लिए तो फ़ीस माफ़ थी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी तो पहले अप्लाई फॉर्म भी तो लगा था। हाँ, और बहुत ज़्यादा फ़ीस वृद्धि हो रही है। और इसके अलावा अगर हमारे पास क्लासरूम भी नहीं है, अगर किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो हम लोग को फिर छुट्टी कर दी जाती है, और उसके एक ही क्लासरूम दिया गया हमारे सारे डिपार्टमेंट में, और अगर दूसरा क्लास हो तो पीछे बरामदे पे चलाना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि सोमवार से थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल चल रहा है, तो हम लोग की छुट्टी कर दी गई है, और उस एग्ज़ाम भी आ रहा है, और हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यही हमारी मांगे हैं। क्या नाम हुआ? आराधना भारती। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को आईसा के द्वारा बंद कराया गया है। आप जानते हैं कि लगातार विश्वविद्यालय का जो हालात बन गई है, वो रिजल्ट में गड़बड़ी करने में 1 नंबर बन गया है पूरे बिहार में। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आप को राज्यपाल के यहाँ बेहतर साबित करने के लिए विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, और एग्जामिनेशन का डेट निकल जा रहा है। आप समझिए कि किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की एकेडमिक माहौल विश्वविद्यालय के भीतर है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का आक्रोश है। लगातार वो बात करते हैं, लेकिन छात्रों का सोल्यूशन नहीं होता है। आज पुस्तकालय की हालत बेकार पड़ी हुई है। आज प्रयोगशाला नहीं चल रहे हैं कई एक डिपार्टमेंट में। आज क्लासरूम नहीं
है पीजी डिपार्टमेंट में। इस हालात के खिलाफ सीएम लॉ कॉलेज जो लंबे समय से विधि महाविद्यालय कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन आज तक उसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाया है, जिस वजह से सीएम लॉ कॉलेज का विकास आज अवरुद्ध हो रहा है। एलएलएम की पढ़ाई एक लंबे समय से मांग रही है। पूरे उत्तर बिहार का एकमात्र कॉलेज है जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। इन तमाम सवालों के साथ साथ आप जानते हैं कि 2 महीना पहले एक लड़की ने प्रोफेसर अनिल चौधरी जो एमएलएसएम कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन पर आरोप लगाया था कि छेड़खानी का, उसके खिलाफ रिपोर्ट पहुंच गया है, लेकिन आज तक अनिल चौधरी को बर्खास्त नहीं किया गया है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम विश्वविद्यालय प्रशासन का चक्का जाम किए हुए हैं, विश्वविद्यालय बंद का कॉल दिए हैं और विश्वविद्यालय बंद है। और हम मांग कर रहे हैं यदि हमारी बात नहीं होती है तो आने वाले समय में हम और बेहतर आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि विश्वविद्यालय से खुलने न दें। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्र सचिव आई को बंद का हम लोगों ने समर्थन किया है। मिथिला समाजवादी शक्ति को लेकर आए दिन जो है अनियमितता यहाँ पे बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है। और जिस तरीके से चाहे वो कक्षा का विषय हो, चाहे वो परीक्षा का विषय हो, चाहे परीक्षा फल का विषय हो, ये हमेशा बंदरबाट करते हैं और जब कोई आवेदन दिया जाता है उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मिथिला समाजवादी शक्ति समाजवादी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और हम लोग न्याय की लड़ाई के लिए हर आम छात्र छात्राओं के साथ हैं और हम लोग हमेशा छात्र हित में आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में लगभग 6 करोड़ परिवार के बीच मुफ्त गैस कनेक्शन एवं मुफ्त में गैस चूल्हा एवं सिलेंडर का वितरण हो चुका है तथा इस वर्ष लगभग 6 करोड़ परिवार का मुफ्त में गैस चूल्हा तथा सिलेंडर वितरित करने की योजना है। इस संबंध में कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर ब्रजेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। पदाधिकारी ब्रजेश साहब के द्वारा सूचना दी गई कि हम लोग ब्रीफिंग देंगे तो आप लोग कहीं एक जगह इकट्ठा हो। तो उसमें हम लोगों ने निर्धारित किया जब श्री कृष्णा एजेंसी में बैठा जाए। तो यहाँ दरभंगा के जो शहर के पूर्ण और मुख्य वितरक हैं उनकी उपस्थिति में हम लोग जमा हुए हैं। हमारे ब्रजेश सर आए हुए हैं जो हमारे नोडल पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा कुछ जानकारी दी जाएगी। हम लोगों को जो जानकारी में है वो मैं बताना चाहूँगा। जो भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के द्वारा पूर्व में निर्धारित था कि जो 5 करोड़ ऐसे परिवार को जिसके पास पूर्व से गैस कनेक्शन नहीं है और बीपीएल धारक कार्डधारी है उनको गैस कनेक्शन दी जाए। तो 5 करोड़ के बदले अभी तक 2018 के दिसंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को ये गैस कनेक्शन फ्री में दी जा चुकी है। वर्तमान में फिर भारत सरकार का दोबारा निर्णय आया कि इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया और इसमें एक नया नियम ये लागू हो गया कि सभी राशन कार्डधारियों को अगर बीपीएल में किसी कारण से उसका नाम नहीं मिले तो उसको भी दी जाए। पूर्व में इस तरह की समस्या हम लोगों के सामने आ रही थी जब बीपीएल में नाम नहीं है, बीपीएल है वो, लेकिन 2013 के जनगणना में उसका नाम नहीं था तो हम लोगों के जो कंप्यूटर में उसका नाम ऊपर से नहीं आया था तो उन लोगों को हम लोग नहीं दे पाते थे। लेकिन वह निर्धारण नियम हटा दिया गया है कि जो भी कार्डधारी राशन कार्डधारी है वह चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, उस सबको अगर परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है तो एक उनसे शपथ पत्र लेकर जो पूर्व से उनके पास कनेक्शन नहीं है उनको भी सप्लीमेंट्री केवाईसी करके उनको गैस कनेक्शन दी जाए। यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बहुत तरह का फ़ायदा हुआ है गरीब परिवारों को। धुआं से राहत मिला है। धुआं के कारण जो बहुत तरह की बीमारियां होती थे उससे राहत मिली है और काफ़ी इससे वर्तमान प्रधानमंत्री को यश मिला है। वास्तव में यह यशस्वी काम उन्होंने किया भी। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि गरीब परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको बीमारी से मुक्त दिलाई जाए। तो यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है और इसी आधार पर फिर हम लोगों को हमारे नोडल पदाधिकारी आए हैं
जो हम लोगों को कुछ हो सकता है नई जानकारी दें, उसके आधार पर फिर आगे का कार्यक्रम तय होगा। बताया पहले कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे गरीब लोगों का जीवन स्तर काफ़ी सुधरा है। हर घर रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है पहले जब हम लोग 2016 में अप्रैल 2016 में मात्र 31% दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है सो LPG का कवरेज था। मात्र 100 में से 31 घर के पास LPG था, जो कि बढ़ के आज के डेट में 100 में से 73 घर हो चुका है। और इस दिशा में और हम इसको 100 से 100 करने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो है उज्ज्वला योजना के तहत कुछ सुधार लाए गए, कुछ नए पहल किए गए। पहला जो पहल हुआ था कि जो PMI किया गया था, इसमें जो है एक्स्ट्रा 7 कैटेगरी जोड़े गए। तो उसके अलावा भी जो BPL गरीब परिवार बच गए, उसको भी इस नए चरण में जो है सारे गरीब परिवारों को जिनके पास BPL कार्ड है, उनको इस योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें हमारे सारे जो डिस्ट्रीब्यूटरगण हैं वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे लगन के साथ काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे 100 में से 100 घर के यहाँ LPG पहुँचा दिया जाए। लेकिन गैस का उठाव नहीं हो रहा है जिनको आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? गैस का जो आप बोल रहे हैं उज्ज्वल योजना हम लोग जो है LPG पंचायत कर रहे हैं। प्रत्येक जो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा जो है उनको LPG का फायदा समझाया जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी चीज़ को शुरुआत से चेंज लाने में समय लगता है। जो घर काफ़ी दिनों से जो गोईठा या लकड़ी का यूज कर रहे थे, उनको एक गैस पे जाने में थोड़ा सा उनको चेंज में टाइम लगता है। तो उसके लिए हम लोग उनको सेफ्टी क्लिनिक करा रहे हैं, LPG पंचायत करा रहे हैं, LPG के बारे में समझा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने 5 kg का भी सिलेंडर का भी प्रावधान किया है। तो 5 kg का सिलेंडर जो है वो सस्ता है, ठीक है। बहुत लोगों को होता है कि 14 kg का सिलेंडर में इकट्ठा एक साथ पैसा ज़्यादा लग रहा है तो परेशानी हो रही है। तो सरकार ने उसके बदले 5 kg का भी प्रावधान रखा है कि 5 kg का सिलेंडर छोटा है, उसका जो है रिफिल का कॉस्ट कम है, उसको जो है आसानी से लोग उठा सकते हैं। प्रचार प्रसार द्वारा हर गांव में, हर मोहल्ले में गैस को पहुंचाने के सुदृढ़ और आसान तरीके से चाह रहे हैं कि पहुंच जाए और लोगों को ज़्यादा उपयोग करें और उसका प्रचार प्रसार हो। मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं एवं वैक्सीन कोरियर की अनिश्चितकालीन हड़ताल टूटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक ओर जहां आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों पर डटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार उनकी मांगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। को लेकर के हम लोग 1 दिसंबर से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या आप लोग का मांगना गया है? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। आगे क्या रणनीति रहेगी? आज आगे यहाँ निर्णय यही है कि हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हम लोग को निर्णय नहीं मिलेगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। 8-9 को डीएम को 8-9 को डीएम का घेराव है। अभी ललित यादव विधायक जो है उनको घेरे हैं हम लोग, उनको अपना पत्र दे करके संबोधित किए। क्या आश्वासन मिला आपको? बोले हैं कि सर आगे कार्य बढ़ाया जाएगा, हम देंगे। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। क्या है आप? आशा। शहरी दरभंगा से आशा सुनीता राय। और हमारी मांग है कि हम जो अपनी मेहनत से इतना कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारा 18,000 का मानदेय दिया जाए। और सरकार जो इस तरह से कान में तेल दरकर जो सोए हुए हैं, इनको सोने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ये डराने से डरने वाले नहीं हैं। अगर हम लोगों का हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी, जब तक वो अपने जिद से नहीं हटेंगे और हम लोग भी अपने कार्य से नहीं हटेंगे, जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं दे होगी, तब तक हम लोग अपना जो है हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इसके लिए हमको डीएम का घेराव करने पड़े, चाहे जो घेराव करना पड़े, हम लोग करेंगे और अपनी मांग को हक के लिए लड़ाई लड़ कर लेंगे। क्या नाम हुआ? सुनीता राय। आज 36वें दिन आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी 12 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सुबह बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतया चरमरा गया है। सरकार कुंभकर्णी निंदा सोई हुई है।
सरकार जो 15 में एग्रीमेंट किया था जो आशा को हम मानदेय देंगे, उसको लागू करवाने के लिए लोग हड़ताल पर हैं। इनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसमें बंदरबांट होता है, उसमें लूट खसोट है, उसको रोकने के लिए लोग हड़ताल पर हैं। इनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए अन्य राज्यों की तरह वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। दिन रात ये मरीजों का सेवा करती हैं, दिन रात ठंडा गर्मी बरसात में ये मरीजों को लेकर, चाहे वो या जननी बाल सुरक्षा का सवाल हो या बंध्याकरण का सवाल हो या टीकाकरण का सवाल हो, तमाम कामों में आज इनके बड़ौत राज्य सरकार पीठी थपथपा रही है। आज हमारे माननीय मंगल पांडे जो अमेरिका जाकर पीठी थपथपा कर आए हैं, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में आशा के बड़ौत सुदृढ़ हुआ है, जो मेडल लेके आए हैं वो आशा बहन के कार्य के बदौलत है, न कि मंगल पांडे की बदौलत है। फिर भी बिहार सरकार और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये लोग आंदोलन पर रहेंगी। सरकार के बनरभूकी से, इन काले आदेशों से डरने वाली नहीं है और एकजुटता इनमें आई है और इनमें आक्रोश उभरा है। ये सरकार से अपनी मांग को लेने के बाद ही दम लेगी। अभी सदर प्रखंड के मुख्यालय में ये लोग माननीय विधायक ललित यादव जी का घेराव की है और अपनी 12 सूत्री मांगों का संलेख उनको समर्पित की है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है 11 तारीख से जो विधानसभा खुलने जा रहा है उसमें हम इस बातों को उठाएंगे, पुरजोर तरीके से आपकी बातों को रखेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अशोक कुमार झा, जिला मंत्री चिकित्सा संघ। तो धरना पर बैठे हुए हैं 8 सूत्रीय मांग के लेके। हम लोगों को सबसे पहले है ये 4 लाख रुपया बीमा का जरूरी है। हम लोग रोड में रहते हैं, कुछ तरह की भी बात होता है। ऐसे जो केवटी का भी था झाजी, वो डेट कर गए थे, उसमें उसके को परिवार को कुछ नहीं मिला। कौन संगठन से आप हैं? हम चिकित्सा संघ से हैं, समझे, कुरियर हरिश्चंद्र पास में। और चलते चलते एक नजर दरभंगा स्टेशन के सामने यातायात जाम का नजारा। बता दें कि यातायात व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं पाया गया। संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। जावेद अहमद खान एडवोकेट मिथिलांचल वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शुरुआत करें अपनी जिंदगी की और सभी लोग मिलजुल के रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, नगरवासियों को एवं मीडिया बंधुओं को नूतन वर्ष 2019 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। कामना है कि नव वर्ष 2019 सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सेहत, खुशी एवं तरक्की लेकर के आए। कामना है कि सभी
वर्ष 2018 को हर्ष और उल्लास के साथ विदा करें तथा नए वर्ष 2019 को उमंग और जश्न के साथ उसका स्वागत करें। बोर्ड परीक्षार्थियों से, कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे अब नई लगन के साथ अपने पढ़ाई में जुट जाएं ताकि वे सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाकर अपना परिवार का एवं विद्यालय का नाम रोशन करें। एक बार पुनः नव वर्ष 2019 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 34 के जितने भी जनता है, नगर निगम के पदाधिकारीगण, माननीय कर्मचारीगण और माननीय मीडियागण जितने भी हैं, उन सभी को मैं नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने कार्यकाल में आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं, अब ईमानदारी पूर्वक हम सारा कार्य संपन्न करते आ रहे हैं। जैसे कि घाट बनाए, जगह जगह लाइट लगवाए, जो अंधेरों में हमेशा रहा करते थे, उससे रात में भी मतलब रोशनी दिखाई दे रहा है और रात में भी रोशनी दिखाई दे रहा है। सभी जनता को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके जीवन में सुखमय जीवन अगले साल 2019 रहे। और मैं अपने पुराने कार्यकारिणी में बहुत अच्छा काम किया हूँ, जैसे लाइट, घाट, नाला संबंधित बनवाया वार्ड में। घर नल योजना का भी मैंने सेक्शन पास करवा दिया है। अगले साल उसका भी सेक्शन वार्ड नंबर 34 में होगा। ये सभी बातों को कहते हुए मैं अपने वार्ड नंबर 34 की जनता को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नया साल खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, सब परिवार मनाएं। धन्यवाद। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, प्रशासन के पदाधिकारियों, सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों एवं मीडिया के बंधु सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, मेरे स्कूल परिवार की तरफ से। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। जिनका जो मनोकामना हो वो नए साल में पूरा हो। जो पीछे कुछ रह गया हो, उनके जीवन में खुशियां नहीं मिल पाया हो, वो नए साल में उनकी खुशियां मिले, ये मेरा शुभकामना है। मैं दिव्यांग संगठन जिला महामंत्री सह रेड क्रॉस सदस्य दरभंगा की ओर से भारतीय दिव्यांग सेवा संगठन के नेता होने की भी मैं सारे पूरे जिले, पूरे बिहार, हर प्रखंड पंचायत जितने भी प्रतिनिधि हैं, आशा रखते हैं कि दिव्यांगों के प्रति नॉर्मल भावना होनी चाहिए और कार्य होनी चाहिए। साथ में प्रशासन को भी मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, कार्य सराहनीय होनी चाहिए। और नव वर्ष की शुभकामना देते हैं कि जो हमारे प्रशासन आज पहल करके काम करवा रहा है वो काम चलता रहे। और विशेष क्या कहूँगी, सारे समाज दिव्यांग संगठन को भी नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना। सारे जनप्रतिनिधि जिले से लेके बिहार देश जहाँ तक समझ में आया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जीएन टेक्निकल कॉलेज एवं जीएन इंग्लिश स्कूल की ओर से नया साल के अवसर पर 2019 ईस्वी जो शुरुआत हो रहा है, तो हम अपने स्कूल और कॉलेज की ओर से तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया के मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और जिला के सभी जो नागरिक हैं उनको हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। मैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव ये ईश्वर से कामना करते हैं कि नव वर्ष में ये नया साल हमारे जितने भी भाई हैं दरभंगा के, हमारे जिला वर्दीबंधक, हमारे समाहर्ता महोदय, जितने जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी उनको नव वर्ष की शुभकामना हमारी तरफ से और हार्दिक शुभकामना। साइकिल की ओर से दरभंगा के समस्त वासियों को नव वर्ष की शुभकामना और मंगलमय। धन्यवाद। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल
बाकरगंज लहरिया सराय की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, विद्यालय प्रबंधक, नव वर्ष की शुभकामना सबों को, जिला पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, शहरवासियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावक, इन सबों को विद्यालय परिवार की ओर से देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं। विद्यालय में भी नए वर्ष में नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी सत्र 2019-20 में मुफ्त एवं अनिवार्य के अंतर्गत बच्चों का फ्री नामांकन लिया जाएगा। अभी जो भी नामांकन ली जाएगी फ्री नामांकन होगी, जिसमें बच्चों का नामांकन शुल्क नहीं लगेगा और भी किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लगेंगे और फ्री नामांकन लिया जाएगा अभी से लेकर अप्रैल तक। फिर एक बार मैं डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से सबों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और शांति सद्भाव से इस त्यौहार को मनावें। प्लास्टिक बंदी का जो कार्यक्रम अभी भारत सरकार ने चला रखा है बहुत अच्छा है। इससे प्रदूषण रहित होना अनिवार्य है और साथ में गंदगियाँ भी, नाले नहर का भी जो है काफ़ी ये हो रहा है। सबों को होना चाहिए। हम लोगों ने भी बच्चों में रखा है कि थैला का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को त्यागें और जीवन को सफल बनाएं। ये हमारे बच्चे भी ने संकल्प लिया है। विद्यालय परिवार की ओर से हर संभव यह कोशिश किया जा रहा है कि अभिभावकों में भी ये बात रखी जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने थैले का इस्तेमाल करें। सब्जी लाने जा रहे हैं, कोई सामान लाने जा रहे हैं तो थैले का इस्तेमाल करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। और सबों को होना चाहिए कि सब मिल करके चर भर करके इसमें अपने दायित्व को निभाएं ताकि प्लास्टिक मुक्त भारत बन सके। आशा करता हूं कि इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर तमाम जिलावासी, तमाम क्षेत्रवासी अच्छे ढंग से नव वर्ष के शुभ अवसर सौहार्द बना करके नव वर्ष मनाने का काम करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।